In the year of 4 kings, a stranger came to us. They say from a place far beyond the ice. So who are you, Outlander? My people call it a Morwen. God's above. हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेशल फ्लाई जहाज से जो बेहद तेज़ रफ्तार से नीचे गिर रहा था और फिर देखते ही देखते एक तालाब में जा गिरा। इसके बाद स्पेसशिप से 2 इंसान जैसे दिखने वाले लोग स्पेस सूट पहनकर बाहर आए। एक आदमी ने अपने बेहोश साथी को घसीट कर बाहर निकाला और फिर खुद बेहोश हो गया, जिसके बाद इसे अपने सियारे पर गुजारे हुए कुछ लम्हे याद आते हैं। जब इसकी आंख खुली तो इसने देखा कि इसके बेहोश साथी की छाती पर एक बहुत बड़ा जख्म था, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई थी। अब इसे तालाब में मौजूद अपने कंप्यूटर से आवाज़ आई। इसने जल्दी से कंप्यूटर को बाहर निकाला और इसमें इस जगह के बारे में मालूमात निकालने की कोशिश की। फिर इसने बाकी स्पेसशिप्स की लोकेशन का पता लगाया, पर कंप्यूटर ने इसे बताया कि फ़िलहाल इसके आसपास कोई दूसरी स्पेसशिप मौजूद नहीं है। अब वो थोड़ा परेशान हो गया। फिर इसने खुद को कंप्यूटर से कनेक्ट किया और इस सियारे के बारे में मालूमात अपने अंदर फीड की, जैसे यहाँ के लोग, जानवर, ज़बानें और रहने सहने के तरीके। सारी मालूमात के बाद इसने अपनी बंदूक निकाली और निशानेबाजी की प्रैक्टिस करने लगा। फिर शाम को इसने अपने मरे हुए साथी के लिए कबर खोदकर इसे दफना दिया। अब इसका मिशन था अपनी बंदूक के सहारे इस घने जंगल से सही सलामत बाहर निकलना और अपने सियारे पर वापस जाने का कोई रास्ता बनाना। काफ़ी देर चलने के बाद वो एक भारी भरकम बैल की लाश के सामने पहुंचा। वो समझ गया ये काम किसी इंसान का नहीं। थोड़ी देर और चलने के बाद वो एक गाँव में पहुँच गया, लेकिन वो पूरा गाँव किसी खौफनाक हादसे में एकदम तबाह हो चुका था। इतने में इसे एहसास हुआ कि कोई इस पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन जल्द ही एक घुड़सवार इसके पीछे पड़ गया। घुड़सवार ने इस पर हमला करके इसे बेहोश कर दिया और साथ ही इसकी बंदूक भी नदी में गिर गई। अब इसको बेहोशी की हालत में बंदी बनाकर चंद जंगली कबीले वाले एक गांव में लाए, जो चारों तरफ से लकड़ी की दीवारों से घिरा हुआ था। इसके बाद हम इस गांव के राजा को देखते हैं, जो अपनी बेटी फरिया के साथ तलवारबाजी की मशक कर रहा था। इसी दौरान फरिया ने अपने बाप से कहा कि वो वॉल्फर से शादी हरगिज़ नहीं करेगी। इसी दौरान अचानक गलती से फरिया के कंधे पर चोट लग गई, तो राजा ने इसकी मरहम पट्टी। इतने में वॉल्फर वहाँ पर आ गया, लेकिन इसकी अजीब बातें सुनकर फरिया वहाँ ज़्यादा देर तक ना रुकी और बाहर चली गई। वॉल्फर ने राजा को खबर दी कि पास के गांव पर भयानक हमला हुआ है। पूरा गांव खून में डूबा हुआ है, लेकिन वहां इन्हें एक भी लाश नहीं मिली। पर उन्होंने वहां एक आदमी को पकड़ा है, मगर वो इस इलाके का नहीं लगता। अब हम देखते हैं कि इस आदमी को पूरे गांव के सामने बंदी बनाकर खड़ा कर दिया गया और सब इसका मजाक उड़ा रहे हैं। खैर, फिर वॉल्फर इस आदमी को पूछताछ करने के लिए कमरे में घसीट कर लाया। इसका नाम पूछा तो इसने कहा कि इसका नाम कैनन है। कैनन इसे झूठ बोला कि वो बर्फीले इलाके से आया है और एक ड्रैगन का शिकार करते करते यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन किसी ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि इन्हें लगता था कि साथ के गांव की तबाही के पीछे इस कैनन का हाथ है। अब कैनन ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर जंगली बहुत ताकतवर थे। फिर वो अकेला कैद था, तो इसने बेहद गर्म लोहे के राड से अपनी जंजीर तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन तभी फरिया वहां आ गई। दूसरे राजा ने वॉल्फर से कैनन के बारे में पूछा, मगर वॉल्फर ने बताया कि अब तक कोई खास मालूमात नहीं मिली। राजा ने इससे तबाह हुए गाँव के राजा कनार को ढूंढने को कहा, ताकि वो इसे समझा सके कि इनके गाँव पर हुए हमले के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं। लेकिन वॉल्फर इसके लिए हरगिज़ राजी न था, क्योंकि कनार ने इसके बाप को कत्ल किया था, इसलिए कनार से सख्त नफरत करता था। राजा ने इससे समझाया कि वो सब तेरे बाप की लापरवाही की वजह से हुआ था, कनार की कोई गलती नहीं थी इसमें। इधर फरिया और कैनन साथ थे, तो फरिया ने इससे पूछा क्या इसने ही पास के गांव पर हमला किया था, लेकिन कैनन ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अचानक इसने खुद को आज़ाद करने के लिए फरिया और गार्ड पर हमला कर दिया और इन्हें बेहोश करके वहाँ से भाग निकला। अभी कैनन भाग ही रहा था कि अचानक वहाँ दुश्मन के हमले का ऐलान हो गया। जल्द इनके गांव की फौज जंग के मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि इन्हें लगा कि कनार इनके गांव पर हमला करने वाला है। लेकिन जब बाहर की तरफ देखा तो सब हैरान रह गए, क्योंकि वहां कोई भी नहीं था। इन्हें एहसास हुआ कि इनका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि एक बेहद खूंखार जानवर है, जिसने पहले ही गाँव में घुसकर लोगों को मारना शुरू कर दिया था। कैनन भी इस जानवर के पीछे दौड़ा। इसने जानवर के सामने जाके इसे मॉरन कहकर पुकारा। तब यह खुलासा होता है कि वो इसी ड्रैगन का शिकार करने आया था। अब कैनन इस पर हमला करने ही वाला था कि तभी ऐन वक्त पर फौजियों ने इसे पकड़कर एक पत्थर से बांध दिया। तब इसे अपने सियारे की फिर से याद आई जब मॉर्वन की फौज ने इनके सियारे पर हमला कर दिया था और कैनन अपने लोगों को बचा नहीं पाया। खैर, अब अगले दिन हम देखते हैं कि एक छोटे से गरीब बच्चे ने कैनन को अपनी ब्रेड का छोटा सा हिस्सा दिया। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि रात किस भयानक जानवर ने इन पर हमला किया था। फिर वो कैनन को राजा के सामने लाए, तो राजा ने कैनन से इस ड्रैगन के बारे में पूछा। तब कैनन ने इन्हें बताया कि इस ड्रैगन का नाम मॉर्वन है और इसने कैनन के सैयारे के लोगों पर भी हमला किया था। मॉर्वन अक्सर अपने शिकार को रोशनी से अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं और फिर इसे बुरी तरह मार डालते हैं। असलियत तो ये थी कि मॉर्वन के पास गायब होने की ताकत थी। वो कैनन की स्पेसशिप में ही छुपकर यहाँ पहुंचा था और तब से ही वो चारों तरफ तबाही में जा रहा है। ये सुनकर गांव वाले गुस्से में आ गए और इसे मारने के लिए लपके, क्योंकि इसकी वजह से ज़मीन पर इतनी बड़ी मुसीबत आई थी। मगर राजा ने जैसे तैसे इन्हें रोका। फिर कैनन समझ गया ये जंगली फौजी
अपने लोगों की हिफाजत के लिए मॉर्वन का शिकार करने के लिए ज़रूर जाएंगे। इसलिए इसने राजा से गुजारिश की कि वो भी इनके साथ मॉर्वन को पकड़ने जाना चाहता है। इस पर राजा मान गया और जैसे ही वो बाहर निकले तो अचानक फरिया ने इसे मुक्का मारकर कल रात का बदला ले लिया। खैर इसके बाद सब गाँव से बाहर मॉर्वन को ढूंढने निकल पड़े। अब रास्ते में राजा ने कैनन से बातचीत करनी शुरू की। इसने कहा कि अगर उन्होंने मॉर्वन को अभी नहीं रोका तो यहाँ भी वही हाल होगा जो किनार के गाँव का हुआ था। तभी वॉल्फर ने सबको खबर दी कि आसपास कई सारी लाशें मिली हैं। इसने कहा कि इन्हें छोटे छोटे ग्रुप बनाकर अलग अलग सिमतों में मॉर्वन की तलाश करनी चाहिए, लेकिन कैनन ने कहा कि सबके साथ रहने में ही भलाई है। मगर राजा नहीं माना और इसने कहा कि दो लोगों का ग्रुप अलग अलग सिमत में जाएगा। जब राजा और बोरो नाम का फौजी अपने रास्ते गए तो अचानक ऊपर से घोड़े का कटा हुआ सर इनके सामने आ गिरा। दूसरे सिपाहियों को गार के बाहर गली सड़ी लाशें मिली। इन लोगों ने गार के अंदर से किसी के चलाने की आवाज़ सुनी तो बाकी फौज भी वहां आ पहुंची। वो सब जल्दी से गार में घुसे जहां इनका सामना एक वहशी भालू से हुआ। पूरा गार लाशों के ढेर से भरा हुआ था। ये किनार के तबाह हो चुके गांव के लोग थे, तो सबको लगा कि इस सब के पीछे जरूर इस भालू का हाथ होगा। उन्होंने भालू पर हमला कर दिया, लेकिन कैनन ने अपनी तलवार से इसका काम तमाम कर दिया। इसी वक्त इसकी बहादुरी से खुश होकर राजा ने इसे अपनी कैद से रहा कर दिया। इसके बाद शाम को पूरे गांव ने भालू की मौत का जश्न मनाया। कैनन भी इस जश्न में आम गांव वालों की तरह कपड़े पहनकर शामिल हुआ। इसे देखते ही सबने खुली बाहों से इसका इस्तकबाल किया और राजा ने इसे अपने साथ बैठाकर खाना भी खिलाया। तभी कैनन के सामने वहीं गरीब बच्चा आया जिसने कैनन को अपनी ब्रेड का हिस्सा दिया था। कैनन ने इसका एहसान चुकाने के लिए इसे अपनी तलवार तोहफे में दी। फिर इसने इस बच्चे का नाम पूछा तो इसने कहा कि इसका नाम एरक है और इसके माँ बाप एक लड़ाई में मर चुके थे, इसलिए अब सभी गांव वाले मिलकर इसकी देखभाल करते थे। कुछ देर बाद वॉल्फर ने खेल खेल में कैनन को चैलेंज दिया। तभी कोई सिपाही ढाल अपने सर पर रखकर बैठ गया और खिलाड़ियों को इनके सर पर रखी ढाल पर चलकर आखिर तक पहुंचना था। बेचारा कैनन तो कई बार लड़खड़ाते हुए बिला आखिरी फौजी बोरो पर जा गिरा। इस पर वॉल्फर ने इसका मजाक नहीं उड़ाया बल्कि इसे हाथ देकर खड़ा किया। आखिरकार जश्न खत्म होने के बाद कैनन हाल से बाहर निकला तो फरिया इसे मिलने आई। इसने कैनन का शुक्रिया अदा किया क्योंकि इसने जंगल के मिशन पर फरिया के बाप का साथ दिया था। लेकिन कैनन ने कहा सच तो यह है कि लोगों की जान लेने वाला वह जानवर मॉर्वन है, ना कि कोई भालू, और वो किसी भी वक्त वापस आ सकता है। अभी अचानक हम देखते हैं कि किनार की फौज ने इनके गांव पर हमला कर दिया था। दोनों तरफ से ज़बरदस्त तलवारबाजी चल रही थी, जिसमें कैनन और फरिया भी शामिल हो गए और उन्होंने कई दुश्मनों को मार गिराया। इधर किनार ने राजा को घेर लिया था और इसका काम तमाम करने ही वाला था कि ऐन वक्त पर कैनन ने राजा की जान बचाई। फिर किनार और कैनन के बीच खौफनाक लड़ाई होने से पहले किनार के सिपाही इसे खींचकर पीछे ले गए क्योंकि वो जानते थे कि किनार कैनन के सामने नहीं टिक पाएगा। जाने से पहले एक बार फिर किनार ने राजा को गाली देते हुए इस पर अपने गाँव की तबाही का इल्ज़ाम लगाया। खैर लड़ाई खत्म होने के बाद फरिया ने कैनन को किनार के बारे में सब कुछ बताया। कई साल पहले जब वॉल्फर के वालिद राजा हुआ करते थे तो उन्होंने आसपास के सभी गाँव को इकट्ठा करके फ्रांस पर हमला करने का प्लान बनाया, मगर इस वक्त किनार ऐन वक्त पर अपनी फौज के साथ वहाँ पहुँचा ही नहीं, जिस वजह से इसे धोखेबाज और गद्दार समझा गया और तब से दोनों गाँव के बीच में दुश्मनी शुरू हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि किनार और इसकी फौज जंगल में पड़ाव डालकर बैठे थे। इनकी बातों से पता चलता है कि आज वो वॉल्फर के गाँव पर हमला करके सालों पहले का बदला लेने आए थे। और जैसे ही एक सिपाही कुछ दूर हल्का होने गया तो अचानक तालाब में से मॉर्वन बाहर आ गया और इसने सिपाही को बेरहमी से मार डाला। किनार और इसकी फौज को लगा कि इस हमले के पीछे वॉल्फर का हाथ है। अब कुछ ही लम्हों में ही मॉर्वन ने कई सिपाहियों को मार गिराया। आखिर में सिर्फ किनार इसके सामने खड़ा था। इसने बिना जान की परवाह करते हुए मॉर्वन का सामना करने का फैसला किया। तभी हम देखते हैं किनार के कुछ साथी मॉर्वन से भागकर वॉल्फर के गाँव की तरफ भाग रहे थे और इनसे अपनी जान बचाने के लिए गेट खोलने की भीख मांगने लगे। लेकिन जब वॉल्फर ने किनार के आदमियों को फिर से गाँव की तरफ आते देखा तो इससे लगा कि जरूर इनकी कोई चाल है, इसलिए इसने अपने सिपाहियों को हमला करने का हुक्म दिया। लेकिन कुछ ही देर में किनार वहां दौड़ता हुआ पहुंचा। वो एक बार के लिए मॉर्वन से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग आया था। वो भी अपने साथ वाले गांव से मदद मांगने के इरादे से ही आया था, मगर वॉल्फर के सिपाहियों ने लगातार तीर चलाकर किनार के सभी साथियों को मार डाला। आखिर में सिर्फ किनार जिंदा बचा तो कैनन ने फौजियों को तीर चलाने से रोका और गाँव के दरवाजे से किनार के अंदर आते ही वॉल्फर इसकी जान लेने को तैयार हो गया। और तभी सबकी नज़र जंगल में जगमगाती नीली रोशनी पर पड़ी और ये रोशनी एक आदमी को बुरी तरह नोच कर खा रही थी। कुछ ही पलों में नीली रोशनी लाल हो गई, जिसे मॉर्वन का असली खौफनाक रूप सबके सामने आ गया। अब वो जंगल में भाग गया। अब सभी लोगों को समझ आ गया था कि जानलेवा हमलों के पीछे किसी भालू का नहीं, मॉर्वन का हाथ है। इसके बाद ग्रेट हॉल में राजा ने सबको इकट्ठा किया, जहाँ किनार और वॉल्फर अब एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े थे। किनार ने बताया कि जब इसने मॉर्वन पर अपनी तलवार चलाई तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पत्थर की दीवार को मार रहा। कैनन ने बताया कि मॉर्वन को खुले इलाके में मारने की कोशिश करना बेहतर है, इसलिए इन्हें मॉर्वन को पकड़ने के लिए जाल बिछाना होगा। मगर वॉल्फर इसके लिए राजी ना था। इसने कहा कि कैनन इनके कबीले का आदमी नहीं है, इसलिए इसकी बात नहीं माननी चाहिए। कैनन ने गुस्से में कहा कि इसका दिमाग ख़राब है, अभी तक इसके सारे अंदाजे गलत साबित हुए हैं। इसने पहले कहा कि भालू ने हमला किया, फिर इसे बेचारे किनार की पूरी फौज मरवा दी
इस पर कैनन और वॉल्फर अचानक हाथापाई पर उतर आए। राजा ने इन्हें छुड़ाया। फिर इसने कैनन की बात मानकर कहा कि मॉर्गन को पकड़ने के लिए जैसा वो कहेगा वैसा ही होगा। फिर अगले दिन लोगों ने गांव के बाहर जाल बनाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने कई मीटर गहरा गड्ढा खोदा और इसे बाहर से ढक दिया ताकि वो आम झोंपड़ी जैसा लगे। इसके बाद उन्होंने गड्ढे में कई कॉलम खड़े किया और इसे पूरी तरह से तेल से भर दिया। असल में कैनन मॉर्गन को इस गड्ढे में गिराकर इसे आग में जलाकर राख करने का प्लान बना रहा था। आखिरकार सारा काम खत्म होने के बाद राजा ने कैनन को अपने यहाँ नौकरी दे दी और इसी के साथ कैनन भी इनके गांव का हिस्सा बन गया। इसके बाद हम देखते हैं कि कल रात को जिन सिपाहियों पर मॉर्गन ने हमला किया था इनमें से एक की आंख खुली और इसने देखा कि वो चारों तरफ लाशों से घिरा हुआ था, मगर इसी वक्त मॉर्गन ने इसे भी बेरहमी से मार डाला। वहीं दूसरी तरफ कैनन और फरिया झोंपड़ी में बैठकर सूप पी रहे थे। कैनन ने अपनी ज़िंदगी का असली सच बता दिया। इसने कहा कि इसके सैयारे के लोग पूरी गैलेक्सी पर राज करना चाहते हैं। जब वो मॉर्गन के सैयारे पर कब्जा करने पहुंचे तो उन्होंने ज़बरदस्त बमबारी करके इनकी सारी नस्ल को ख़त्म कर दिया। फिर उन्होंने बचे कुचे मॉर्गन का शिकार किया। इस फौज में कैनन भी शामिल था और इस खतरनाक मिशन पर जाने के बदले इसके ख़ानदान को रहने की अच्छी जगह दी जानी थी। आखिरकार मॉर्गन के सैयारे पर कब्जा करने के बाद कैनन को अब अगले मिशन पर जाना था। तब इसे पता चला कि एक मॉर्गन जिंदा बच गया है। वो कैनन की स्पेसशिप की विंड में जा चुका और यही वो मॉर्गन था जो कैनन के साथ ज़मीन पर आ गया है। अब वो यहाँ लोगों को बुरी तरह मार रहा है। कैनन को लगता था कि इन सब का जिम्मेदार वो खुद है, लेकिन फरिया ने इसे समझाया कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं। फिर इसने कैनन को अपनी खानदानी तलवार दी ताकि वो इससे मॉर्गन का खात्मा करके ज़मीन के लोगों की हिफाजत कर सके। आज रात वो लोग कनार की मदद के साथ मॉर्गन को जाल में फंसाने वाले थे। फौजियों ने गाँव के दरवाजे खोले। फिर वॉल्फर और कैनन बाहर निकलकर मॉर्गन के आने का इंतजार करने लगे। इन्हें अंधेरे में ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए कैनन ने एक जलती हुई मिसाल जंगल की तरफ फेंक दी और तभी उन्होंने देखा कि मॉर्गन तो बिल्कुल इनके सामने खड़ा था। तभी अचानक एक पादरी इसके सामने आकर खड़ा हो गया और इसने मॉर्गन को खुदा के नाम पर वापस लौट जाने को कहा, लेकिन मॉर्गन एक ही झटके में इसका सर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर वॉल्फर और कैनन तेज़ी से भाग निकले ताकि मॉर्गन इनके पीछे आकर जाल में फंस जाए। आखिरकार इनका प्लान कामयाब रहा और मॉर्गन गड्ढे में जा गिरा, मगर बदकिस्मती से वॉल्फर का भी पैर फिसल गया, वो भी गड्ढे में गिर गया। तभी अचानक बाहर के दरवाजे भी बंद हो गए, जिससे वॉल्फर अंदर ही फंस गया। इधर सिपाही गड्ढे में आग का तीर मारकर धमाका करने वाले थे कि ऐन वक्त पर कैनन ने वॉल्फर को छोटी सी जगह से बाहर निकाल लिया। इसी वक्त गड्ढे में खौफनाक धमाका हो गया, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। अभी हम देखते हैं कि औरतों के हजूम के पीछे से एक नया मॉर्गन बाहर निकल आया। शायद ये किस बड़े मॉर्गन का बच्चा था। इसे देखते चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, मगर फरिया ने खुद इसका सामना करने का फैसला किया। जल्दी इसके फौजी इसकी मदद के लिए भी आ पहुंचे, मगर छोटे मॉर्गन ने एक ही झटके में इन्हें बुचाड़ दिया। तभी अचानक गड़े वाला मॉर्गन भी जलते हुए बाहर कूद पड़ा। इसने बेहद गुस्से में हम लोगों पर हमला कर दिया। वॉल्फर और कैनन ने मिलकर इसका मुकाबला करने की कोशिश की, मगर वो दोनों ही इसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। तब कनार इनकी मदद के लिए आया, लेकिन मॉर्गन ने अपनी पूंछ के एक ही वार से इसका सर धड़ से अलग कर दिया और फिर से जंगल की तरफ भाग गया। इसी वक्त एरक ने कैनन को खबर दी कि एक और मॉर्गन भी है, जिसका सामना फरिया अकेले कर रही है। कैनन जल्दी से इसकी मदद के लिए दौड़ा, पर वहां पहुंचकर इसने देखा कि फरिया अपने बाप की लाश को गोद में लेकर रो रही थी। कैनन ने इसे हौसला दिया। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सभी गांव वाले मॉर्गन के डर से गांव छोड़कर जा रहे थे। एरक ने कहा कि वो इनके साथ गांव में ही रहना चाहता है। कैनन ने इसे समझाया कि ये इलाका महफूज नहीं है, इसलिए इसे बाकी गाँव वालों के साथ कश्ती में बैठकर चले जाना चाहिए। इसने एरक से वादा किया कि वो फिर से ज़रूर मिलेंगे। अब कैनन वॉल्फर के पास गया। राजा की मौत के बाद अब अगला राजा वॉल्फर ही था, मगर वो चारों तरफ तबाही देखकर काफ़ी उदास हो चुका था। और फिर कैनन ने इसका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हम दोनों मिलकर मॉर्गन का काम तमाम करके ही रहेंगे, ताकि गांव वाले एक बार फिर से खुशहाली से रह सके। कैनन ने फौजी बोरो को नए हथियार बनाने का काम सौंपा। इसके बाद वो फरिया और वॉल्फर के साथ इस तालाब पर गया जहाँ इसकी स्पेशल स्पेसशिप क्रैश हुई थी, और पानी की गहराइयों में जाकर इसने अपने काम की चीज़ें ढूंढनी शुरू की। इसके बाद अचानक इसने एक मॉर्गन को तालाब में देखा, तो वो फ़ौरन पानी से बाहर आ गया, मगर जिस बोट से वो आए थे वो तो एकदम टूट चुकी थी। इस पर वॉल्फर बेहोश पड़ा था और फरिया का भी नामो निशान ही नहीं था। इधर फौजी बोरो एक नया भाला बनाने में जुड़ा हुआ था। जल्दी कैनन वहाँ आया और इससे भाला लेकर एक गार में घुस गया। यहाँ ज़मीन के नीचे खुफिया रास्ता जाता था। इसके साथी भी इसके पीछे आए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ गार में फरिया की आंख खुली तो वो पूरी तरह घबरा गई, क्योंकि वो लाशों के ढेर में पड़ी थी। जैसे ही इसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मॉर्गन इसके सामने आ गया। तभी इसे कैनन और इसके साथियों के आने का एहसास हुआ, तो मॉर्गन फरिया को छोड़कर इन्हें ढूंढने लगा। इधर कैनन और इसके साथी गार में घुस चुके थे, जहाँ इनके सामने उबलते हुए लावा से भरा हुआ गड़ा था। जल्दी मॉर्गन ने इन पर हमला कर दिया। तब कैनन और इसके साथी भी अपनी जान की परवाह न करते हुए इसका सामना करने लगे। उन्होंने छोटे वाले मॉर्गन का खात्मा किया। इसी दौरान दूसरे मॉर्गन ने बोरो को मार डाला। इधर फरिया भी उठी तो एक जख्मी मॉर्गन इनके सामने आ गया। अब वो देख नहीं पा रहा था और सिर्फ आवाज़ के जरिए फरिया को ढूंढने की कोशिश करने लगा। वहीं कैनन और वॉल्फर दीवार की दूसरी तरफ फरिया को आवाज़ें दे रहे थे। अब इनकी आवाज़ सुनकर मॉर्गन
ने इसी जगह हमला कर दिया। फरिया ने ऐन वक्त पर कूद कर अपनी जान बचाई। अब हमले से दीवार में छोटा सा सुराख हो गया था और फरिया को कैनन तक पहुंचने के लिए इसके अंदर जाना था, लेकिन ये सुराख बहुत ही छोटा था। इसलिए कैनन ने फरिया को भाला दिया और फरिया ने ज़बरदस्त वार से मार्वन को मार गिराया। आखिरकार फरिया और कैनन एक बार फिर से एक दूसरे के साथ थे, मगर खुश होने के बजाय वो गार में मिली लाशों का ढेर देख रहे थे, जिससे इन दोनों का खून सूख गया था। तभी ने मार्वन के घबराने की आवाज़ सुनाई थी और वो भागे। जब वो बड़े मार्वन ने अपने बच्चे की लाश देखी तो गुस्से से पागल होकर कैनन और इसके साथियों के खून के प्यासा हो गया। इधर वाल्फर, कैनन और फरिया गार में दौड़ते हुए पहाड़ी की चोटी पर आ पहुंचे, मगर यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल था क्योंकि पहाड़ी पर इनके पाँव फिसल रहे थे। फरिया ने उतरने की कोशिश की मगर इसका पाँव फिसला। ऐन वक्त पर कैनन ने इसका हाथ पकड़कर इसे बचा लिया। इधर मार्वन ने अचानक वहां आकर वाल्फर पर जानलेवा हमला कर दिया। फिर मार्वन ने वाल्फर को उठाकर कैनन की तरफ फेंक दिया और वापस गार में घुस गया। कैनन अपनी तलवार लेकर इसके पीछे गया तो इसने मार्वन की टांग काट दी। इसने अपने सामने खून बहता देखा और तभी लगातार हमले किए। और तभी हम देखते हैं कि मार्वन पीछे से कैनन पर झपटने वाला था। ऐन वक्त पर फरिया ने पीछे से मार्वन पर हमला कर दिया और कैनन ने इसी वक्त मुड़कर मार्वन पर लगातार हमले किए, मगर मार्वन इसे घसीटता हुआ पहाड़ी की चोटी तक ले आया, जबकि फरिया इसे पीछे से पकड़े हुए थी। कैनन ने अपनी तलवार उठाकर एक आखिरी हमले से मार्वन का हाथ काट डाला, जिससे वो गहरी खाई में जा गिरा। इसके बाद वो दोनों वाल्फर के पास गए, जो बुरी तरह से जख्मी था। इसने पूछा कि मार्वन मर गया है, जिस पर फरिया और कैनन ने हाँ में सर हिलाया। अब वाल्फर को कैनन की बहादुरी पर खूब नाज हुआ। आखिरकार मरते हुए वाल्फर ने अपना लॉकर कैनन के हाथ में दे दिया, जिसका मतलब ये था कि वाल्फर के बाद अब कैनन अगला राजा होगा। इसके बाद उन्होंने सभी गाँव वालों को मार्वन के खात्मे की खुशखबरी दी और फिर कैनन ने फरिया को बोसा दिया। अब फरिया से शादी करके कैनन गांव का नया राजा बन गया और इसने एर को गोद ले लिया। ज़मीन पर अपने नए ख़ानदान के साथ अब कैनन हमेशा के लिए यहीं रुक गया और यहाँ पे हमारी आज की मूवी ख़त्म हो जाती।